हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज के इस क्लास में हम लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया DL-ED 2023 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बेसिकली देखने वाले हैं। देखिए, इससे पहले मैंने आपको कई वीडियोस दे दिया है। प्रीवियस ईयर का मैंने 2 वीडियो दिया है, एक तो टीचिंग एप्टीट्यूड का मैंने आपको दिया है और एक जीके करंट अफेयर वाला दिया है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं नेचुरल साइंस पोर्शन को, ठीक है, यानी कि नेचुरल साइंस कह लो या फिर आपको उर्दू वाले के लिए लिखा होगा कुदरती साइंस। मैंने इस वीडियो में उर्दू और हिंदी दोनों मीडियम को कवर किया है। देखिए, आप स्लाइड्स देख सकते हैं, बहुत मेहनत से मैंने किया है। अगर ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के मुतालिक क्या क्या चीज़ें बन सकती है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी मैंने कवर करने की कोशिश किया। इसी तरह आप देखेंगे ना, अलग अलग स्लाइड्स को मैंने जोड़ जोड़ के बनाया, बहुत मेहनत से बनाया आपके लिए, और मैं अच्छे से पढ़ाने वाला भी हूँ। क्योंकि सारी चीज़ें मैं अगर एक्सप्लेन कर दूंगा ना अच्छे से, तो इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर लोगे। तो बाकी के वीडियोज़ आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख लेना, मैंने कई अलग अलग वीडियोज़ दिया है। मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने आपको बना के दिया है, अलग अलग टर्म्स को हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं। उसके साथ साथ मैंने करंट अफेयर के कई वीडियोज़ दिए हैं आपको। करंट अफेयर के मैंने 3 से 4 बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ दिए, वो आप देख लेंगे ना, तो उन टॉपिक से इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और उसके कॉन्सेप्ट्स और उसके साथ MCQs जो बनते हैं वो मैंने किया है। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग DL-ED 2023 के जो पेपर आए थे ना, उसमें से नेचुरल साइंस यानी साइंस का पोर्शन जो था उसके अलग अलग क्वेश्चन को हम लोग डील करने वाले हैं आज। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है कि बीज के अंकुरण के लिए इसकी उपस्थिति ज़रूरी है। उर्दू में देखेंगे तो बीज के उगने के लिए इसकी मौजूदगी ज़रूरी है। देखिए, कोई भी आप बीज को उगने के लिए ना, हमारे पास जो कोई भी सीड होता है उसको उगने के लिए जर्मिनेशन कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, या फिर कई बार स्प्राउटिंग भी कहते हैं। उसको उगने के लिए 3-4 चीज़ें ज़रूरी होती है हमारे पास: लाइट, वाटर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर। हिंदी में आप देखें तो प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है हमें, पानी की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तापमान की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हिंदी में मैंने उर्दू में भी लिखा है कि रोशनी, पानी, ऑक्सीजन और दर्जे हरारत। दर्जे हरारत हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर को, तापमान को, तो ये उर्दू वाला स्पेशली ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। किस किस चीज़ों की? प्रकाश की, पानी की, ऑक्सीजन की, तापमान की, रोशनी, पानी, ऑक्सीजन और दर्जे हरारत की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि भाई किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो देखिए, खनिज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा पानी की भी ज़रूरत पड़ती है, प्रकाश की भी, तापमान की भी, ठीक है ना। मतलब कि मादनियात की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको मिनरल बोलते हैं, यानी खनिज बोलते हैं हिंदी में। पानी की भी ज़रूरत पड़ती है, दर्जा हरारत की भी, रोशनी की भी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्वेश्चन पूछा किसकी ज़रूरत पड़ती है और किसी एक को चूज़ करना है। तो आप एक बार देख लेना इसको, क्या चूज़ करोगे। वैसे मैं भी एक बार कंफर्म करके बताऊंगा। अभी के लिए मुझे लग रहा है कि आप प्रकाश को चूज़ करो, ये ज़्यादा स्पेसिफिक लग रहा है, ठीक है ना। यानी कि हम लोग रोशनी को भी चूज़ कर लेते हैं, हालांकि पानी भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ही थोड़ा सा अजीब है। तो मैंने स्लाइड लगा दिया। और अच्छा हाँ, ये PDF जो है ना, ये मेरा PPT, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे और टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप वो चीज़ है जहाँ पे आप लोग डिस्कशन करते हो, मेरे से डायरेक्टली बात करते हो, अलग चीज़ें पूछते हो, और ज़्यादा कुछ पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिन करके दे दूंगा। आप चाहो तो वहाँ ज्वाइन कर लेना। ये PDF आपको ईजिली वहाँ पर मिल जाएगा, चूँकि मैंने कंबाइन करके हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन को इसका PDF बनाया, ठीक है। क्वेश्चन पेपर वही है, मैंने PDF बनाया। अब बल की इकाई क्या है? बल को उर्दू में हम लोग ताकत कहते हैं। इसकी इकाई क्या है, यानी इसको जो हम लोग मापते हैं ना, तो उसका यूनिट क्या है? इंग्लिश में यूनिट कहते हैं, हिंदी उर्दू में इकाई कहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास है न्यूटन। बल की जो हमारे पास इकाई है न्यूटन है। न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है, उसी के नाम से न्यूटन पढ़ा है, आप लोग सुने होंगे, बहुत वेल नोन है, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम लोग एनर्जी की बात करें तो एनर्जी ठीक है, तवानाई या फिर कुव्वत हम लोग कहते हैं, उसके लिए हमारे पास जूल है, ठीक है, जूल है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना। आगे चलते हैं हम लोग। हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग परीक्षक यानी प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है, यानी कि मंदरजा झैल में से कौन सा एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश में प्रिजर्वेटिव और उर्दू में प्रिजर्वेटिव होता है, लेकिन हिंदी में परिरक्षक भी कह सकता है आपको और प्रिजर्वेटिव भी कह सकता है। तो देखिए, प्रिजर्वेटिव क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं। प्रिजर्वेटिव क्या है? मैंने इंग्लिश, हिंदी, उर्दू तीनों में लिखा है, ठीक है। प्रिजर्वेटिव क्या है? कि सब्सटेंस दैट इज यूज्ड फॉर कीपिंग फूड इन अ गुड कंडीशन। मतलब वो चीज़ है, वो पदार्थ जो हमारे भोजन को मतलब प्रयुक्त मात्रा में या फिर ठीक रखने के लिए, सही रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो मादा जो खाना वगैरह को अच्छी हालत में रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली खाने को, हमारे खाने की चीज़ें जो भी है, उसको सड़ने गलने से जो चीज़ें बचाती है ना, उसको हम लोग प्रिजर्वेटिव कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास पूछा कि प्रिजर्वेटिव कौन सा है। पहला तो है कि भाई सोडियम मेटा बाइसल्फाइड नहीं होता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड ज़रा एक बार देखना, सोडियम क्लोराइड B नंबर। देखिए, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला प्लीज राइट डाउन कर लेना आप लोग, NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड।
NaCl होता है, इसको हम लोग कहते हैं खाने का नमक भी कहते हैं। जो नमक आप लोग खाते हो ना कॉमन सॉल्ट, ठीक है, मतलब साधारण नमक, जो नमक हम लोग खाते हैं वो NaCl ही होता है बेसिकली। तो कई बार हम लोग NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को भी यूज़ कर लेते हैं प्रिजर्वेटिव के लिए। ये प्रिजर्वेटिव है नहीं, कई बार हम लोग यूज़ कर लेते हैं, लेकिन असल में जो यहाँ पे प्रिजर्वेटिव है ना, ये हमारा है सोडियम बेंजोएट। सी नंबर सोडियम बेंजोएट जो हमारा है, ये असल प्रिजर्वेटिव के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं। अब एक ऑप्शन और हम लोग देख लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हमारा है Na2CO3, इसका केमिकल नेम है, ठीक है, Na2CO3। इसको हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा, हम लोग वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, कपड़े वगैरह धोने के लिए उसमें डालते हैं। एक हमारा आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब बात निकली है भाई, इतना खर्चा हो गया मालिक, तो थोड़ा सा जान लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये हमारा है बेकिंग सोडा है, यानी कि इसको हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा, ठीक है। ये हम लोग डो वगैरह बनाने के लिए, ब्रेड वगैरह बनाने के लिए, बटर वो ब्रेड और क्या हम लोग कहते हैं पाव रोटी वगैरह जो बनाते हैं ना, उसको फूलने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, रोटी वगैरह में कर लेते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रिजर्वेटिव मैंने आपको बता दिया, प्रिजर्वेटिव वो सब्सटेंस है जो हमारे खाने वगैरह की चीज़ों को अच्छा रखने के लिए, सही रखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा रबी की फसल का उदाहरण है। मंदरजा जल में से कौन सा फसल रबी फसल का मिसाल है। तो रबी फसल हमारा गेहूं है, ठीक है। रबी फसल हमारा कौन सा। अब अच्छा, ये गेहूं क्या है, कई बार उर्दू में गेहूं भी लिखा हो सकता है, कई बार लिखा हो सकता है गंदम। ये फारसी लफ्ज़ असल में गंदम, लेकिन कई बार गंदम लिखा हो सकता है, आप लोग ध्यान दे देना। और अगर मैं खरीफ क्रॉप पूछेगा ना, तो ये धान या चावल हो सकता है, ठीक है, चावल या धान, इंग्लिश में पैडी बोलते हैं जिसको। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेंगे। और एक होता है हमारा रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप मैंने बता दिया, एक जायद क्रॉप होता है, जायद क्रॉप। जायद क्रॉप में आता है ककम्बर बेसिकली, यानी कि खीरा, तरबूजा और खरबूजा। आप लोग ध्यान रखिएगा, खीरा, तरबूजा, खरबूजा, ये सब हमारा जायद क्रॉप में आता है। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे आप लोग, चूँकि आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग देखते हैं कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी को पहचानिए, यानी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी को पहचानने को कहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बैक्टीरिया से अलग अलग बीमारियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा टाइफाइड है। टाइफाइड है जो कि बैक्टीरिया से होता है। तो अब बैक्टीरिया का नाम बताइए। टाइफाइड जिस बैक्टीरिया से होता है इसका नाम है सल्मोनेला टाइफी, सल्मोनेला टाइफी, ठीक है। इसका नाम क्या है भाई, सल्मोनेला टाइफी। ध्यान रखेंगे, टाइफाइड जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है इसका नाम है सल्मोनेला टाइफी, ठीक है। और कई बार क्या सवाल पूछा जाता है कि भाई बैक्टीरिया वो टाइफाइड को स्प्रेड करने के लिए कौन सा साधन है, ठीक है, सोर्स कौन सा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये फूड से, वाटर से, यानी कि ये पानी, ये आलूदा पानी, या फिर कहाँ गया भाई, खाने से फैलता है, खाना या पानी दोनों से फैलता है। फूड और वाटर यानी कि भोजन और पानी दोनों से फैल सकता है टाइफाइड। और टाइफाइड किस की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। और बैक्टीरिया कौन सा, स्पेशली अगर नाम पूछे तो सल्मोनेला टाइफी। तो प्लीज़ एक बार याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा पूछा है कि बेरी बेरी, सॉरी ये क्वेश्चन कट गया यहाँ पे, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी की वजह से होता है। तो देखिए कई बीमारियाँ मैं सब बता देता हूँ। विटामिन बी की कमी की वजह से होता है हमारा बेरी बेरी, विटामिन बी की कमी की वजह से होता है बेरी बेरी। अब विटामिन ए की कमी की वजह से पूछेगा ना, हम लोग कह सकते हैं रतौंधी यानी जीरोप्थेल्मिया। होता है कि आंखों में सूखा सूखा पड़ जाता है, दिखाई कम पड़ता है, तो हम लोग कहते हैं विटामिन ए की कमी की वजह से होता है जीरोप्थेल्मिया, ठीक है। और विटामिन बी की कमी से वजह से क्या होता है, बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की कमी की वजह से क्या होता है, स्कर्वी होता है, स्कर्वी। उर्दू में भी स्कर्वी ही लिखा होगा, हिंदी में भी स्कर्वी लिखा होगा। तो विटामिन सी की कमी की वजह से क्या होता है, स्कर्वी होता है, ठीक है। और आयोडीन की कमी की वजह से क्या होता है भाई, आप लोग ये प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आयोडीन की कमी की वजह से क्या होता है। ये मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। और हाँ ठीक है, इतना बस इतना ही बता देना। और हाँ, कुछ चीज़ें मैंने लिखा है कि भाई विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है, आपको पूछा जाता है। बी का नाम क्या है, सी का नाम क्या है, डी का नाम क्या है। हालांकि बी में बहुत सारा होता है, B1, B2, B3, B5, B12, ठीक है, B7। तो ये हम लोग कभी और पढ़ेंगे, अभी फिलहाल A, B, C, D का नाम पढ़ लेते हैं। देखिए विटामिन मैंने ये इंग्लिश में लिखा है, इसको हिंदी में करने से और उर्दू में करने से सेम, रेटिनॉल लिखा होगा, थायमिन लिखा होगा, स्कॉर्बिक एसिड लिखा होगा, बस वो फर्क हो जाएगा स्क्रिप्ट का। तो प्लीज़ आप लोग देख लेना, या कहोगे तो मैं बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। तो केमिकल नेम अगर विटामिन ए का पूछे तो आप लोग कहेंगे रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल, रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी का केमिकल नेम है थायमिन। विटामिन सी का केमिकल नेम है स्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। और के कभी मैं बता दूंगा, ई कभी बता दूंगा, ठीक है। टोकोफेरोल कहा जाता है, फेलोक्विनोन कहा जाता है, और कोबालामिन कहा जाता है, साइनोकोबालामिन। तो ये सब चीज़ें आगे मैं बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप ABCD याद रखना। मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा लोड ना आ जाए, ठीक है। तो ए का नाम रखना रेटिनॉल, बी का थायमिन, सी का स्कॉर्बिक एसिड और डी का कैल्सीफेरॉल। तो इतना प्लीज़ ध्यान रखना। अब करके किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है।
अपवर्तनांक है, और इंग्लिश में कहते हैं इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उर्दू में भी कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कह रहे हैं कि किस रंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है। देखिए ये मैं आपको बता दूं, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना लाल रंग का होता है, और लाल को उर्दू में लाल भी लिखा हो सकता है और सुर्ख भी लिखा हो सकता है, तो प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है। आप लोगों को उर्दू वाले भी ध्यान देते चलो, ठीक है। अब इसके बारे में मैंने कुछ लिखा है, यहाँ पे लिखा भी है कि रेड कलर जो है ना हैज़ द लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि रेड कलर का सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और अगर मैं सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलूँ तो वायलेट कलर का, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग। अच्छा ये भी पूछा जाएगा सबसे कम मुड़ती कौन सी लाइट है, जब हम उसको प्रिज्म से पास करते हैं तो ये रेड कलर सबसे कम मुड़ती है, बेंड होती है, और वायलेट कलर सबसे ज़्यादा बेंड होती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और अगर मैं पूछूं वेवलेंथ, आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं बताना चाहिए था लेकिन मैं बता देता हूँ। वेवलेंथ जो है ना, वेवलेंथ सबसे कम होती है रेड लाइट की, और एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है रेड लाइट की। इस तरह से वायलेट लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, एनर्जी इसकी सबसे कम होती है। ये सब मैं कभी और भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग नोट कर लेना, समझ लेना। नहीं समझ में एक बार और बताता हूँ मैं। रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना रेड कलर की, ये सबसे कम होती है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट की सबसे ज़्यादा होती है, ये मैंने बताया। वेवलेंथ रेड की सबसे कम होती है, एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। अब ये वायलेट में वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी और एनर्जी सबसे कम होगी। एनर्जी और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर एनर्जी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी कम होगी। होपफुली इतनी बात समझ में आई होगी। अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, बेसिकली एक रेशियो है, इसको निकालने का फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग स्मॉल एन से लिखते हैं। इसमें होता क्या है, किसी भी सब्सटेंस का, अलग अलग सब्सटेंस का, इन अलग अलग चीज़ों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। मैं अगर कहूँ कि लकड़ी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो स्पीड ऑफ लाइट हमेशा आप लोग ऊपर रखेंगे। स्पीड ऑफ लाइट क्या है भाई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। कभी पूछा ना कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो आप लोग लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है, ठीक है, लाइट की। तो होता क्या, सबसे पहले आप ऊपर रखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। लकड़ी का पूछेगा तो लकड़ी में स्पीड की, लाइट की स्पीड क्या है, ये आपको यहाँ रखना है, ये आपको दिया हुआ रहेगा, बस एक फॉर्मूला आप जान लो। पूछेगा कांच में, ग्लास में क्या है, यानी शीशे में, तो ये आप डालेंगे यहाँ पे। वॉल में क्या है, तो ये डालेंगे आप, ठीक है। ये उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बेसिकली है क्या है, CYB। अच्छा इसकी कोई इकाई नहीं होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती है, ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, तो दोनों में यूनिट कट जाता है। स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर पर सेकंड, तो दोनों यूनिट कट जाता है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। कई बार पूछा जाएगा आपसे तो आप बोलना कि इट हैज़ नो यूनिट, इसकी कोई अपनी यूनिट नहीं होती है। होपफुली आपको बात समझ में आ रही होगी, मैं बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। निम्न में से कौन सा किसी वस्तु के समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का लक्षण नहीं है। मंदरजा झैल में से कौन सा आकाशीय तस्वीर की खुसूसियत नहीं है जो बराबर सतह के आईने पर बनती है। समतल दर्पण यानी बराबर सतह के आईना, यानी कि प्लेन मिरर इंग्लिश में कहते हैं, जो मिरर हम लोग घरों में अपना नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसकी कुछ खुसूसियात मैं पहले बता देता हूँ आपको। समतल दर्पण में होता क्या है, जो होता है ना, ये क्या है भाई, सबसे पहली चीज़ देखो, लेटरल इन्वर्जन एक चीज़ है इंग्लिश में, लेटरल इन्वर्जन। आप लोग पहले ये समझ लो, फिर मैं उर्दू और हिंदी इसका बता दूंगा, ठीक है। होता क्या, जब आप शीशे के सामने खड़ा होते हो, आप, ये है एक खूबसूरत सी कन्या है, एक लड़की है, बनाना तो आता नहीं है लेकिन कोशिश करते हैं, ये खड़ी है यहाँ पे। तो इसका जो लेफ्ट साइड है ना, शीशे में राइट में दिखेगा और राइट साइड लेफ्ट में दिखेगा। आप लोग अभी देखना, एक पेपर में अपना नाम लिखना, ये मिरर है, शीशा है, बराबर वाला मिरर है, मतलब प्लेन मिरर है जो हमारे घरों में नॉर्मली होता है। इसके सामने आप अपना एक पेपर में अपना नाम लिखना, कुदसिया आपका नाम है सपोज करो, ठीक है। तो आप क्या करना, एक पेपर में लिखना, इंग्लिश में लिख लेना, वो ज़्यादा इजी रहेगा आपको, ताकि उल्टा पता चलेगा, ठीक है। आप इंग्लिश में लिख लिया कुदसिया। अब आप पेपर को सामने रखना मिरर के, तो उल्टा दिखेगा, लेफ्ट साइड वाला राइट, राइट साइड वाला लेफ्ट। मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि आप जब भी कोई प्लेन मिरर के सामने देखेंगे तो लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट दिखेगा। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, और हिंदी में क्या कहते हैं लोग, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं हिंदी में, और उर्दू में क्या कहते हैं, पसे मंजर में तब्दीली, ठीक है, पसे मंजर में तब्दीली बेसिकली हम लोग कह देते हैं। तो ये भी लक्षण है इसका। और ये इमेज जब भी बनता सीधा बनता है, ऐसा नहीं है कि आप भाई यहाँ खड़ा हुए हो, ये बच्ची खूबसूरत सी कन्या खड़ी है यहाँ, और ये उल्टा हो जाएगा, इसके पैर ऊपर हो जाएंगे, सर नीचे हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ है ना, कभी भी नहीं हुआ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक चीज़ ये होता है, ये हमेशा सीधा बनता है। तीसरी बात, ये सीधा बनता है, ये भी मैंने बताया, पसे मंजर में तब्दीली, ये भी सही है। इसे पर्दे में प्राप्त किया जाता है, इसे पर्दे में कभी नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। अब मतलब किसी पर्दे में, किसी स्क्रीन में आप इसे नहीं उतार सकते हो। और ये दर्पण के उतनी ही दूर दिखाई पड़ता है जितना वो वस्तु से दूर होता है। इसका डी ऑप्शन, सॉरी मैंने पता नहीं कैसे कट गया, मैंने तो डाला था, चलो कोई बात नहीं। तो
तीन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो एक तो लेटरल इन्वर्जन होता है, ठीक है, पसे मंजर में तब्दीली होती है, यानी कि पार्श्व परिवर्तन होता है। दूसरा, ये हमेशा इमेज सीधा बनता है। तीसरा क्या है कि ऑब्जेक्ट के इमेज उतनी ही दूरी में बनेगा, जो आपकी तस्वीर जो बनेगी ना उतनी ही दूरी पे बनेगी जितनी दूरी पे आप शीशे के सामने खड़ा हो या खड़ी हो। तो ऑब्वियसली ये तीनों ऑप्शन है सही, ये वाला गलत है हमारा, यानी इसे पर्दे में नहीं उतारा जा सकता है। ये याद रखना कि कोई जब भी हम लोग प्लेन मिरर में बराबर सतह वाले मिरर में जो भी इस तस्वीर जो बनेगी ना उसको कभी हम लोग पर्दे पे स्क्रीन पे नहीं उतार सकते हैं, ठीक है। सॉरी, मैं कौन सा लगा दिया, यहाँ पे स्क्रीन पे हासिल नहीं किया जा सकता। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होगी। बाकी चीज़ें मैंने लिख दिया कि आभासी होती है, सीधी होती है, उसी आकार की होती है जिस आकार की वस्तु होती है, ठीक है। हिंदी में लिख दिया, आप लोग कर लेना, उर्दू में कोई बड़ी बात है नहीं इसमें, ठीक है। अब हमारे पास एक सवाल है कि नींबू में कौन सा एसिड होता है, यानी कि लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो ये हमारा होता है सिट्रिक एसिड। अब आप इससे पार नहीं हो जाएंगे कि भाई सिट्रिक एसिड आपने लिख लिया, साइट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड जो भी बोलो, इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं सिट्रिक एसिड। इतने में आप पार नहीं हो जाएंगे, हाँ भाई हमें तो नींबू का पता चल गया, अब हम खुश हो जाएंगे। अलग अलग चीज़ें हमें पूछा था, कई बार पूछा एंटिस्टिंग में कौन सा है, यानी कि चींटी के डंग में कौन सी एसिड होती है। विनेगर जो आप लोग विनेगर जो डालते हो उसमें बिरयानी वगैरह में, अलग अलग चीज़ों में, तो उसमें कौन सी एसिड रहती थी ये पूछा था। ऑरेंज में और आपके इमली में। तो ये मैंने एक लिस्ट आपको दिया है कि भाई लेमन जो आपका ना, उर्दू में भी दिया है, उर्दू में तो नहीं हिंदी में दिया है, प्लीज़ मैनेज कर लेना, चूँकि इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे दिया तो आप लोग होपफुली मैनेज कर लोगे। और ये मैंने कहीं से छापा नहीं है, मैंने खुद बनाया है, बहुत टाइम लगा इसको बनाने में। प्लीज़ इसको एक बार देखना, पढ़ना और नोट ज़रूर करना, जो कि आप लोगों को फ़ायदा होगा, तभी फ़ायदा है, बहुत मेहनत लगती है चीज़ों को करने में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लेमन या फिर ऑरेंज की बात करें तो यानी कि नींबू और ऑरेंज दोनों में सिट्रिक एसिड होता है। विनेगर जो आपके घर में है, जो बिरयानी वगैरह में हम लोग कई बार डालते हैं, तो इसमें हमारा एसिटिक एसिड है। ये हमारी इमली में कौन सी एसिड है, टार्टरिक एसिड है। टोमेटो में, टमाटर में कौन सी है, ऑक्सैलिक एसिड है। एप्पल में कौन सी है, मैलिक एसिड है। और एंटिस्टिंग में फॉर्मिक एसिड है। सबसे अच्छी बात क्या है ना कि उर्दू वाले को ना और हिंदी वाले को सेम यही लिखा रहेगा, सिट्रिक, बस इतना सा लिखा रहेगा सिट्रिक। आप सोच रहे हो कुछ और लिखा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। टार्टरिक तो ऐसे लिखा रहेगा, टार्टरिक। उर्दू वाले, हिंदी वाले को भी ऐसे लिखा रहेगा। तो आप लोग प्लीज़ नाम याद रखना, लिखा ऐसे ही रहेगा, आपको बस वो लैंग्वेज यही रहेगा, मतलब आपका स्क्रिप्ट फर्क हो जाएगा, नाम ये रहेगा सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड। तो ध्यान रखना। हिंदी में भी मैंने दिया है, नींबू और नारंगी में सिट्रिक एसिड होता है। सिरका में, सिरका बोलते हैं उसको, विनेगर को, तो एसिटिक एसिड होता है। इमली में कौन सा होता है, टार्टरिक एसिड होता है। टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है। सेब में मैलिक एसिड होता है। और चींटी का डंक जो है ना हमारा, ये हमारा फॉर्मिक एसिड होता है। तो प्लीज़ एक बार ध्यान रख लेना, इसको याद कर लेना, रट्टा लगा लेना, जो भी करना कर लेना। अब इंसुलिन जो है ना हमारा हार्मोन है, इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है, उर्दू में भी इंसुलिन ही है। जिस्म के किस अज़ो से खारिज होता है, यानी कि किस ग्रंथि से, शरीर के किस ग्रंथि से स्रावित होता है, यानी कि कहाँ से सिक्रेट होता है, निकलता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अग्नाशय से, इसको इंग्लिश में कहते हैं पैनक्रियाज, उर्दू भी बता देता हूँ मैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पैनक्रियाज से निकलता है और उर्दू में इसको हम लोग कहते हैं लबलबा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, पैनक्रियाज, लबलबा, अग्नाशय, इससे निकलता कौन सा, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इंसुलिन हार्मोन कम हो जाए हमारी बॉडी में तो कौन सी बीमारी हो सकती है हमें, ठीक है, या होती है। अब हमें पूछा कि मानव शरीर, मानव रक्त का पीएच मान सामान्य रूप से लगभग कितना होता है, इंसानी खून का के आम पीएच क्या होता है। सबसे पहले आप तो ये जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पीएच होता क्या है, ठीक है। मैं पीएच के बारे में बताऊंगा होता क्या है। देखिए, अगर ये पूछा जाए ना, आप लोग ये ध्यान रख लेना, ये बेसिकली होता है 7.35 से लेकर के 7.45 से बीच में हमारे ब्लड का पीएच होता है। ये हमारा ब्लड जो है बेसिकली बेसिक नेचर का होता है, बेसिक। तो ये ध्यान रख लेना। तो इसमें इसके आसपास का जो जवाब है हमारा, ये सी है, तो ये आप लोग सी आंसर लगा देंगे और ये राइट होगा, ठीक है। अब मैं ये बता दूं कि पीएच होता क्या। देखिए, बेसिकली एक स्केल है, पीएच स्केल, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। ये हमारा यहाँ पे 0 है, ठीक है। ये इधर से क्या होता है 1 2 3 4 और थोड़ा सा ये हो गया, हाँ ये ऐसे मैं बना लेता हूँ, 0 मैंने गलत बता दिया, 1 2 3 ऐसे करके यहाँ पे 7 होगा, फिर यहाँ से बढ़ता जाएगा 8 9 10। देखिए, इधर क्या होता है, एसिडिटी बढ़ता जाता है, एसिडिक मीडियम होता है ये, ठीक है। ये एसिडिक मीडियम होता है, इधर जितना घटता जाएगा ये इतना एसिडिक होगा, और इतना जिधर बढ़ता जाएगा ये बेसिक होगा, यानी कि 7 से इधर हमारे एसिडिक होता है, एसिडिक, और 7 के बाद उस तरफ हमारा बेसिक होता है। तो ऑब्वियसली किसी का अगर पीएच वैल्यू 3 है और किसी का 2 है, तो 2 वाला ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि इस तरफ एसिडिटी बढ़ती जाती है। और किसी का पीएच 8 है, किसी का 9 है, तो 9 वाला ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि इस तरफ बेसिक
बेसिसिटी बढ़ता जाता है। मैं कभी और भी बता दूंगा, लेकिन फिलहाल ध्यान दो। और जिसका 7 होगा ना, 7 पूरा पूरा 7 होगा, तो वो हमारा क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ना वो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा। होपफुली आपको बात समझ में आ रही होगी। एक चलते हुए पंखे के एक पंख पर बने बिंदु की गति कौन सी होगी, यानी कि चलते हुए पंखे के एक बाजू में एक नुक्ता की रफ्तार क्या होगी, तो ये सर्कुलर होगी, वृत्तीय होगी। अभी मैं बता दूंगा सर्कुलर क्या होता है, वृत्तीय क्या होता है, गति बेसिकली पूछा है। देखिए अलग अलग जो हमारा चलते हुए पंख रफ्तार या फिर हम लोग कहते हैं गति अलग अलग तरह की होती है। देखिए कोई चीज़ अगर ऐसे गोल गोल घूम रही है तो इसको हम लोग सर्कुलर कहते हैं, वृत्तीय सर्कुलर, ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। और एक हमारा होता है, देखिए एक ऑसिलेटरी हरकत होता है, पीरियोडिक होता है, हिंदी में इसको आवर्ती कहते हैं। ऑसिलेटरी आवर्ती होता क्या है, ये ऐसे लटका हुआ इस तरफ जाएगा इतनी दूर, फिर वापस इतनी, मतलब यहाँ से यहाँ। घड़ी का पेंडुलम आपने देखा है ना, ऐसा कुछ बना होता है, ऐसा यहाँ तक जाती है, फिर यहाँ तक, मतलब इधर, फिर बीच में वापस है, फिर इधर। या फिर झूला, एक बच्चा झूला झूल रहा है, एक टहनी बनी हुई है, एक बच्चा है यहाँ पे झूला झूल रहा है, यहाँ आगे पीछे आगे पीछे, तो इसको हम लोग आवर्ती गति कहते हैं, या फिर इसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, ऑसिलेटरी हरकत कहते हैं, या फिर पीरियोडिक भी कहते हैं, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा क्या होता है भाई, एक होता है रेखीय, रेक्टिलिनियर मोशन, सीधी लंबी लाइन में एक चलती हुई, जैसे बाइक चल रही है रोड पे, इसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, ठीक है। आप जैसे बाइक चलाते हो, लड़कियां स्कूटी चलाती है, ठीक है, तो ये हमारा रेक्टिलिनियर मोशन है, ठीक है। ये एक सीधी लाइन पे चलती रहती है। अगला हम लोग देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है, 23 नंबर है, कि किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है तो वो वस्तु स्थिर है। वो वस्तु क्या है, स्थिर, सॉरी ये तो ऑप्शन 1 है। आगे देखते हैं, किसी उर्दू में हम लोग देख लेते हैं कि किसी चीज़ का फासलाती वक्त का ग्राफ एक सीधी लकीर है। फासलाती वक्त का ग्राफ एक सीधी लकीर है। देखिए ये बना लेता हूँ मैं, ये हमारा डिस्टेंस है, यानी इसको फासला बोल दो, ये हमारा टाइम है, ये सीधी लकीर है। इसका मतलब क्या है ना कि ये वस्तु एक समान गति से चल रही होती है, यानी कि एक मुस्ततिल रफ्तार के साथ हरकत पजीर है, नियत चाल के साथ गति कर रही है, यानी कि ना स्पीड ये बढ़ा रही है ना घटा रही है। अगर कोई इंसान है ना भाई, कोई बूढ़ा आदमी है बाइक चला रहा होता है, ठीक है, या कोई शरीफ सा बच्चा है बच्ची है, वो बाइक चला रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, स्पीड उसकी 30 किलोमीटर पर आवर, ना वो स्पीड बढ़ा रही ना घटा रही, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होती है। तो यही बात करें कि नियत गति से चल रही होती है, यानी एक मुस्तकिल रफ्तार से चल रही होती है। मुस्तकिल मतलब कॉन्टिन्यूटी जो चीज़ होती है, मतलब कॉन्टिन्यूसली एक ही रफ्तार से चल रही होती है, ठीक है, यही बात है बस। आगे चलते हैं, हमारा 124 है कि HCl + HNO3 किसका रासायनिक सूत्र है। बेसिकली ये रेशियो में होता है, ठीक है, रेशियो अनुपात में होता है, जिसको तनासुब कहते हैं हम लोग उर्दू में। आप लोग ये भी सुन लिया, अनुपात, रेशियो हिंदी में कहते हैं अनुपात, उर्दू में कहते हैं तनासुब। तो ये ध्यान रखना, मैं अलग अलग बता रहा हूँ। देखिए HCl और HNO3 का को हम लोग बोलते हैं एक्वारेजिया बोलते हैं, एक्वारेजिया। इंग्लिश में भी यही होता है, उर्दू में भी यही होता है, हिंदी में भी यही होता है, एक्वारेजिया। अब होता क्या है भाई, इसमें इसका रेशियो कई बार आपसे पूछ लेता है कि HCl और HNO3। देखिए HCl को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 को हम लोग कहते हैं नाइट्रिक एसिड। ध्यान रखना, HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 को कहते हैं नाइट्रिक एसिड। सिट्रिक अलग था, सिट्रिक मत सोचना, बहुत हार्ड एसिड होता है, कभी पी मत लेना, ठीक है। चलो पार्ट ऑफ ए जोक। तो होता क्या है, इसका कभी कभी हम लोग को रेशियो पूछा था कि HCl और HNO3 का रेशियो क्या है, तो ये आप लोग बच्चे ध्यान रखेंगे 3:1 है। इसका मतलब क्या है कि 3 पार्ट अगर हमारा HNO3 है एक्वारेजिया में, तो 1 पार्ट पानी का है। अगर 6 पार्ट होगा HNO3, यानी दूना हो गया ना, 3 2 6, तो 2 पार्ट होगा हमारा HNO3 का। 3:2 याद रख लेना आप लोग, और कुछ नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 है, 5 क्वेश्चन और बच रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सार्वभौमिक रक्तदान किसे कहते हैं, यूनिवर्सल ब्लड डोनर किसे कहते हैं, ठीक है। सार्वभौमिक हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में और उर्दू में कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। तो ये O ब्लड है, O ग्रुप, यूनिवर्सल डोनर है। अच्छा कई बार पूछ लिया था कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, यानी कि डोनर मतलब ये सबको दे सकता है, तो O ग्रुप। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर का जो सबसे ले सकता है, तो ये AB को हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये सार्वभौमिक रक्तदाता है और ये रक्त लेने वाला है, तो AB पॉजिटिव। ये भी ध्यान रखेंगे प्लीज़ आप लोग। अब चलते हैं हम लोग, किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता है। किसी शय की मिकदार मतलब मात्रा होता है भाई, इंग्लिश में क्वांटिटी, ध्यान रखना प्लीज़। इंग्लिश में क्वांटिटी, हिंदी में मात्रा और उर्दू में मिकदार में तब्दीली होने पर मंदरजा में से कौन सा नहीं बदलता। देखिए भार मतलब वही जो न्यूटन फोर्स जैसे हम लोग कहते हैं, इसको न्यूटन में मापते हैं, भार बिल्कुल बदल जाएगा। ये कसाफत होता है, यानी घनत्व, यानी इंग्लिश में इसको कहता है डेंसिटी। ये भी ध्यान रख लेना,
डेंसिटी को, घनत्व को, कसाफत को। ये क्या होगा अभी देखेंगे। हजम, हजम मतलब कहते हैं हम लोग वॉल्यूम में, वॉल्यूम और हिंदी में कहते हैं आयतन, इंग्लिश में वॉल्यूम और उर्दू में हजम कहते हैं। और कमियत कहते हैं द्रव्यमान को और इंग्लिश में कहते हैं इसको मास। देखिए तो ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती है भाई। देखिए भार तो चेंज होगा ही जब कितना मिकदार चेंज करो, हजम भी चेंज होगा, कमियत भी चेंज होगा, यानी द्रव्यमान। ये जो है ना हमारा, ये कभी चेंज नहीं होगा, सकाफत, ठीक है। और इसकी यूनिट जो होती है ना, इसकी यूनिट भी ध्यान रख लेना प्लीज़ आप लोग। इकाई किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसको कैसे लिखा होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या कई बार ऐसा लिखा होगा किलोग्राम इंटू मीटर टू द पावर -3। तो प्लीज़ एक बार ध्यान रखना ना, इसकी इकाई क्या होती है, किसकी इकाई, मैंने किसकी बताया, जल्दी बताओ, घनत्व की। उर्दू में किसको बोलते हैं, कसाफत बोलते हैं इसको। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, डेंसिटी बोलते हैं, डेंसिटी, डेंसिटी, DENSITY, DENSITY। प्लीज़ याद रख लेना एक बार। चलो आगे चलते हैं, और प्लीज़ एक बार अटेंडेंस लगा देना भाई, कौन कौन लोग हो। हमारा 1-2 क्वेश्चन ही बचा है अब। धुआं किस प्रकार का मिश्रण है, धुआं किस किस्म का मुरक्कब है। तो मिश्रण हिंदी में हम लोग कहते हैं मिश्रण, उर्दू में हम लोग कहते हैं मुरक्कब, और अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं मिक्सचर। ये भी एक बार ध्यान रख लेंगे, ठीक है। मिक्सचर तो किस प्रकार का है, मुझे जहाँ तक लगता है ना, ये गैस और ये सॉरी ये नंबर फर्स्ट गैस और ठोस होगा, मुझे ऐसा लगता है। एक बार आप लोग भी बताना, कोई सुझाव हो तो प्लीज़ देना। गैस और ठोस होता है मुझे ऐसा लगता है, चूँकि इसमें ना कुछ कण होते हैं, कुछ कण होते हैं, और फिर गैस होता है हमारे पास। गैसों के कुछ कण होते हैं और फिर ये गैस होता है, यानी हवा का कुछ कण होता है। तो मेरे हिसाब से ये क्या होगा, गैस और ठोस होना चाहिए, गैस और ठोस। एक बार आप लोग देख लेना। हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा एक और है, निम्न में से कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व है, निम्न मिनरल में से कौन सा तापकार आंसर है, ठीक है। तापकार आंसर है या फिर रेडियोएक्टिव, वैसे उर्दू में रेडियोएक्टिव ही होता है, लेकिन यहाँ पर तापकार आंसर लिखा है, तो ये भी देख लेना आप लोग। एक बार ध्यान रखना, मतलब उर्दू वाला देखो, प्लूटोनियम है, टाइटेनियम है। वैसे टाइटेनियम भी होता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये प्लूटोनियम जो है ना, प्लूटोनियम हमारा क्या है भाई, रेडियोएक्टिव है। इंग्लिश में रेडियोएक्टिव बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि भाई तापकार आंसर लिखा है, तो ये प्लीज़ एक बार ध्यान रखना कि प्लूटोनियम है, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन ये कि मानव शरीर के किस अंग को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इंसान के जिस्म के किस हिस्से को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो ये हमारा होता है बेसिकली, हिंदी में पीयूष ग्रंथि, उर्दू में पिट्यूटरी ग्लैंड, और इंग्लिश में भी पिट्यूटरी कहते हैं, PITUITERY, ऐसा कुछ है, स्पेलिंग देख लेना। पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये सारे के सारे ग्लैंड को ना ऑर्डर देता है, हाँ भाई चल सीक्रेट कर ले, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ें सीक्रेट करना हो, जो भी अलग अलग हमारे ग्लैंड होते हैं ना भाई, एड्रिनल ग्लैंड है, इमरजेंसी ग्लैंड जिसको बोलते हैं, ये भी याद रखना प्लीज़। एक बार जब नाम आ गया, इतना खर्चा हो गया, तो ये भी देख लो, एड्रिनल ग्लैंड होता है या एड्रिनलिन ग्लैंड होता है, जो एड्रिनल हार्मोन रिलीज करता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। इमरजेंसी ग्लैंड, देखिए किसी इंसान को फीवर है, कितना, 102 डिग्री, क्या कर दिया, 1 मिनट, 102 डिग्री का फीवर है, वो इंसान उठ के बैठ नहीं पा रहा है, उसके पीछे एक पागल सा कुत्ता छोड़ दो, वो दौड़ने लगेगा इंसान। उसके घर में चोर आ जाए, डकैत आ जाए, वो दौड़ने लग जाएगा। तो ये कहाँ से, ये एनर्जी कहाँ से आई भाई, ये ताकत कहाँ से आई, ये एड्रिनलिन ग्लैंड से आई, ठीक है। एड्रिनल हार्मोन जो कि इमरजेंसी हार्मोन है, जो इमरजेंसी के टाइम सीक्रेट होता है, ठीक है। या कभी आपको डर लग रहा है, दिल धक धक कर रहा होता है, तो वहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। तो वो मैंने एक इमरजेंसी ग्लैंड बताया। और यहाँ पे जो हमारा मास्टर ग्रंथि पूछा, ये पीयूष ग्रंथि होता है, इंग्लिश और उर्दू में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। सो दैट इज़ फॉर टुडे। और कुछ बस इतना ही, कोई कमी कोई कोताही बता देना, और मैं लेक्चर दे दूंगा यार आप लोगों को, जल्दी दे दूंगा। लेकिन होता क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ये जो मैंने स्लाइड्स बनाया ना, इसमें बहुत मेहनत लगी है मुझे, अच्छा खासा टाइम लग जाता है, फिर रिकॉर्ड करना, फिर आप लोगों तक पहुँचाना। तो बस यही है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं इस PDF को भेज दूंगा। और सो दैट इज़ फॉर टुडे, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।